सामीन, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुरेंद्र प्रकाश का तहरीर करदा अफसाना बजूका। प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं तक के बाल सफ़ेद हो गए थे। कमर में खून पड़ गया था और हाथों की नसें सांवले खुरदुरे गोश्त में से उभर आई थीं। इस असना में उसके यहाँ 2 बेटे हुए थे जो अब नहीं रहे। एक गंगा में नहा रहा था कि डूब गया और दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के साथ उसका मुकाबला क्यों हुआ, इसमें कुछ ऐसी बताने की बात नहीं। जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ़ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था और बूढ़े होरी के हाथ हल के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े, ज़रा कांपे और फिर उनकी गिरफ्त अपने आप मजबूत हो गई। उसने बैलों को हाँक लगाई और हल का फल ज़मीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। उन दोनों बेटों की बीवियां थीं और आगे उनके 5 बच्चे, 3 गंगा में डूबने वाले के और 2 पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले के। अब उन सबकी परवरिश का बार होरी पर आन पड़ा था और उसके बूढ़े जिस्म में खून ज़ोर से गर्दिश करने लगा था। उस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज़्यादा ही सुर्ख था। होरी के आंगन के कुएं के गिर्द 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। उसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकालकर उन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी और वो उछलते हुए अपना पिंडा मलते और पानी उछाल रहे थे। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेरी में डाल रही थी और होरी अंदर कपड़े बदल कर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांधकर उसने ताकचे में रखे आईने में अपना चेहरा देखा। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गई थीं। उसने करीब ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया और फिर दरवाजे में से गुजरकर बाहर आंगन में आ गया। सब तैयार हैं? उसने कदरी ऊंची आवाज़ से पूछा। हाँ बापू, हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। बहुओं ने अपने सिरों पर पल्लू दुरुस्त किए और उनके हाथ तेज़ी से चलने लगे। होरी ने देखा कि अभी तक कोई भी तैयार नहीं हुआ था, सब झूठ बोल रहे थे। उसने सोचा ये झूठ हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नेमत ना दी होती तो लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते, उनके पास जीने का कोई बहाना न रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उसे सच साबित करने की कोशिश में देर तक जिंदा रहते हैं। होरी के पोते पोतियाँ और बहुएं अभी अभी बोले हुए झूठ को सच साबित करने में पूरी तनदही से जुट गईं। जब तक होरी ने कोने में पड़े कटाई के औजार निकाले और वो सचमुच तैयार हो चुके थे। उनका खेत लहलहा उठा था, फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। सब बड़े चाव से जल्द अज जल्द खेत पहुंचने की कोशिश में थे कि उन्होंने देखा कि सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया है। होरी ने अंगोछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छा समय आन पहुंचा है। ना अहलमंद की धौंस, ना बनिए का खटका और ना अंग्रेज़ों की ज़ोर ज़बरदस्ती और ना ज़मींदार का हिस्सा। उसकी नज़रों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे। चलो बापू, उसके बड़े पोते ने उसकी उंगली पकड़ ली। बाकी बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपट गए। बड़ी बहू ने कोठरी का दरवाज़ा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली सर पर रखी। वीर बजरंगी का नाम लेकर सब बाहर की 4 दीवारी वाले दरवाजे में से निकलकर गली में आ गए और फिर दाईं तरफ मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। गाँव की गलियों गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों को आ जा रहे थे। सबके दिलों में मुसर्रत के अनार फूटते महसूस हो रहे थे। सबकी आंखें पक्की फसलें देखकर चमक रही थीं। होरी को लगा जैसे ज़िंदगी कल से आज ज़रा मुख्तलिफ है। उसने पलटकर अपने पीछे आते हुए बच्चों की तरफ देखा। वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं, सांवले मरियल से, जो जीप गाड़ी के पहियों की आवाज़ और मौसम की आहट से डर जाते हैं। बहुएं वैसी ही थीं जैसी कि गरीब किसान की बेवा होती हैं, चेहरे घूंघटों में छुपे हुए और लिबास की एक एक सिलवट में गरीबी जुओं की तरह छुपी बैठी।
वो सर झुकाकर फिर आगे बढ़ने लगा। गांव के आखिरी मकान से गुजरकर आगे खुले खेत थे। करीब ही रहट खामोश खड़ा था। नीम के दरख्त के नीचे एक कुत्ता बेफिक्री से सोया हुआ था। दूर तवेले में कुछ गायें, भैंसें और बैल चारा खाकर फुंकार रहे थे। सामने दूर दूर तक लहलाते हुए सुनहरी खेत। उन सब खेतों के बाद ज़रा दूर, जब ये सब खेत ख़त्म हो जाएंगे और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत था, जिसमें जूना पककर अंगड़ाइयाँ ले रहा था। वो सब पगडंडियों पर चलते हुए दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कपड़े घास पर रेंग रहे हों। वो सब खेत की तरफ जा रहे थे, जिसके आगे थल था दूर दूर तक फैला हुआ, जिसमें कहीं हरियाली नज़र ना आती थी। बस थोड़ी थोड़ी बेजान सी मिट्टी थी, जिसमें पाँव रखते ही धंस जाते थे। और मिट्टी यूं भुरभुरी हो गई थी जैसे उसके दोनों बेटों की हड्डियां चिता में जलकर फूल बन गई थी और फिर हाथ लगाते ही रेत की तरह बिखर जाती। वो थल धीरे धीरे बढ़ रहा था। होरी को याद आया कि पिछले 50 वर्षों में वो 2 हाथ आगे बढ़ाया था। होरी चाहता था कि जब तक बच्चे जवान हों वो थल उसके खेत तक ना पहुँचे, और तब तक वो खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा। पगडंडियों का न ख़त्म होने वाला सिलसिला, और उस पर होरी और उसके ख़ानदान के लोगों के हरकत करते हुए नंगे पाँव। सूरज आसमान की मशरिक़ी खिड़की में से झांक कर देख रहा था। चलते चलते उनके पाँव मिट्टी से अट गए थे और कई इर्द गिर्द के खेतों में लोग कटाई करने में मसरूफ़ थे। वो आते जाते को राम राम कहते और फिर किसी अनजाने जोश और वलवले के साथ टहनियों को दरांती से काटकर एक तरफ रख देते। उन्होंने बारी बारी नाला पार किया। नाले में पानी नाम को भी नहीं था बहने को, और अंदर की रेत मिली मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी और उस पर अजीब व गरीब नक्शो निगार बने थे। वो पानी के पाँव के निशान थे और सामने लहलहाता हुआ खेत नज़र आ रहा था। सबका दिल बल्लियों उछलने लगा। फसल कटेगी तो उनका आंगन फूस से भर जाएगा और कोठरी अनाज से। फिर खटिया पर बैठकर भात खाने का मज़ा आएगा। क्या डकारें आएंगी पेट भर जाने के बाद। उन सब ने एक ही बार सोचा। अचानक होरी के कदम रुक गए। वो सब भी रुक गए। होरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था। वो सब कभी होरी को और कभी खेत को देखते रहे कि अचानक होरी के जिस्म में बिजली की सी फुर्ती पैदा हुई। उसने चंद कदम आगे बढ़कर बड़े जोश से आवाज़ लगाई, अबे कौन है बे, कौन है? फिर सबने देखा उन खेत में पकी हुई फसल में से कुछ बेचैनी के आसार थे। अब वो सब होरी के पीछे पीछे तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। होरी फिर चिल्लाया, अबे कौन है रे, बोलता क्यों नहीं, कौन फसल काट रहा है मेरी? मगर खेत में से कोई जवाब न मिला। अब वो करीब आ चुके थे और खेत के दूसरे कोने पर दरांती चलने की सड़ाप सड़ाप की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। सब कदरे सहम गए। फिर होरी ने हिम्मत से ललकारा, कौन है हराम का जना, बोलता क्यों नहीं? और अपने हाथ में पकड़ी दरांती सूंघ ली। अचानक खेत के परले हिस्से में से ढांचा सब उभरा और जैसे मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा। मैं हूँ होरी काका, बज्जू का। उसने अपने हाथ में पकड़ी दरांती फिजा में लहराते हुए जवाब दिया। सबकी मारे खौफ के घुटी घुटी सी चीख निकल गई। उनके रंग सर्द पड़ गए और होरी के होंठों पर गोया सफ़ेद पपड़ी सी जम गई। कुछ देर के लिए वो सब सकते में आ गए और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वो कुछ देर कितनी भी, एक पल, एक सदी या फिर एक युग, उसका उनमें से किसी को अंदाज़ा ना हुआ, जब तक कि उन्होंने होरी की गुस्से से कांपती हुई आवाज़ न सुनी। उन्हें अपनी ज़िंदगी का एहसास ना हुआ। तुम बिजू का तुम, अरे तुमको तो मैंने खेत की निगरानी के लिए बनाया था, बाँस की फांकों से, और तुमको उस अंग्रेज़ शिकारी के कपड़े पहनाए थे जिसके शिकार में मेरा बाप हांका लगाता था।
और वो जाते हुए खुश होकर अपने फटे हुए खाकी कपड़े मेरे बाप को दे गया था। तेरा चेहरा मेरे घर की बेकार हांडी से बना था और उस पर उसी अंग्रेज शिकारी का टोपा रख दिया था। अरे तू बेजान पुतला मेरी फसल काट रहा है। हुरी कहता हुआ आगे बढ़ रहा था और बिजू का बदस्तूर उनकी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे उस पर होरी की किसी बात का कोई असर न हुआ हो। जैसे ही वो करीब पहुँचे, उन्होंने देखा फसल 1/4 के करीब कट चुकी है और बिजू का उसके करीब दरांती हाथ में लिए खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो सब हैरान हुए कि उसके पास दरांती कहाँ से आ गई। वो कई महीनों से उसे देख रहे थे। बिजान बजूका दोनों हाथों से खाली खड़ा रहता था, मगर आज वो आदमी लग रहा था, गोश्त पोस्त का उन जैसा आदमी। ये मंजर देखकर होरी तो जैसे पागल हो उठा। उसने आगे बढ़कर उसे एक ज़ोरदार धक्का दिया, मगर बजूका तो अपनी जगह से बिल्कुल न हिला। अलबत्ता होरी अपनी ही ज़ोर की मार खाकर दूर जा गिरा। सब लोग चीखते हुए होरी की तरफ बढ़े। वो अपनी कमर पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रहा था। सबने उसे सहारा दिया और उसने खौफजदा होकर बजूका की तरफ देखते हुए कहा, तू मुझसे भी ताकतवर हो चुका है बजूका, मुझसे, जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया अपनी फसल की हिफाजत के लिए। बजूका हस्बे मामूल मुस्कुराता रहा और फिर बोला, तुम ख्वामखा खफा हो रहे हो होरी काका। मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है, 1/4। लेकिन तुमको क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का? तुम कौन होते हो? मेरा हक है होरी काका, क्योंकि मैं हूँ और मैंने इस खेत की हिफाजत की है। लेकिन मैंने तो तुम्हें बेजान समझकर यहाँ खड़ा किया था, और बेजान चीज़ का कोई हक नहीं होता। ये तुम्हारे हाथ में दराती कहाँ से आ गई? बजूका ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। तुम बड़े भोले हो होरी काका, खुद ही मुझसे बातें कर रहे हो और फिर मुझको बेजान समझते हो। लेकिन तुमको ये दराती और ज़िंदगी किसने दी? मैंने तो तुम्हें नहीं दी। ये मुझे आपसे आप मिल गई जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फांके चीरी थी। अंग्रेज़ शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे। घर की बेकार हांडी पर मेरी आँखें, नाक, कान और मुंह बनाया था। उसी दिन इन सब चीज़ों में ज़िंदगी कुलबुला रही थी और ये सब मिलकर मैं बना, और मैं फसल पकने तक यहाँ खड़ा रहा और एक दराती मेरे सारे वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही, और जब फसल पक गई वो दराती मेरे हाथ में थी। लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में ख़यानत नहीं की। मैं आज के दिन का इंतज़ार कर रहा था, और आज जब तुम अपनी फसल काटने आए हो, मैंने अपना हिस्सा काट लिया। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? बिजूका ने आहिस्ता आहिस्ता सब कहा, ताकि उन सबको उसकी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब साजिश है। मैं तुम्हें एक तिनका भी ले जाने नहीं दूंगा। होरी चीखा और बजूका मुस्कुराते हुए दराती फेंक गया। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। पंच और सरपंच सब मौजूद थे। होरी अपने पोते पोतियों के साथ बीच में बैठा था। उसका चेहरा मारे गम के मुरझाया हुआ था। उसकी दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थीं और बजूका का इंतज़ार था। आज पंचायत ने अपना फ़ैसला सुनाना था। मुकदमे के दोनों फरीक अपना अपना बयान दे चुके थे। आखिर दूर से बजूका खरामा खरामा आता हुआ दिखाई दिया। सबकी नज़रें उस तरफ उठ गईं। वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो चौपाल में दाखिल हुआ, सब गैर इरादी तौर पर उठ खड़े हुए और उनके सर ताज़ीमन झुक गए। होरी ये तमाशा देखकर तड़प उठा।
उसे लगा जैसे बिजूका ने सारे गांव के लोगों का ज़मीर ख़रीद लिया है, पंचायत का इंसाफ ख़रीद लिया है। वो अपने आप को तेज़ पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पांव मारता हुआ महसूस करने लगा। आखिर सरपंच ने फैसला सुनाया। होरी का सारा वजूद कांपने लगा। उसने पंचायत के फैसले को कबूल करते हुए फसल की चौथाई हिस्सा बिजूका को देना मंजूर कर लिया और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा, सुनो, ये शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है। अब थल खेत से कुछ दूर पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बजूका ना बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में से कोंपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस से बांधकर खेत में खड़ा कर देना। बजूका की जगह पर मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूँगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहाँ से हटाना नहीं, वहीं रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बजूका नहीं बनाना, कि बजूका बेजान नहीं होता। आपसे आप उसको ज़िंदगी मिल जाती है और उसका वजूद उसे दराती थमा देता है और उसका फसल की 1/4 पर हक हो जाता है। होरी ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत की तरफ बढ़ा। उसके पोते और पोतियाँ उसके पीछे थे और फिर उसकी बहुएं, और उनके पीछे गांव के दूसरे लोग सर झुकाए हुए चल रहे थे। खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और ख़त्म हो गया। उसके पोते पोतियों ने उसे एक बांस से बांधना शुरू किया और बाकी के सब लोग ये तमाशा देखते रहे। बजूका ने अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतारकर सीने के साथ लगाया और अपना सर झुका लिया।